कि कुछ चीजें तो होती हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद रहती हैं, स्पेशली प्रीलिम्स की चीजें। आपने पढ़ लिया, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, आप गेस कर लोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ चीजें होती हैं जो एकदम जैसे कहते हैं रोट लर्निंग, फैक्ट्स। आपको पता है कि कौन सा वॉर कब है, क्रोनोलॉजी कब है, या जैसे एनवायरमेंट में बहुत फैक्ट्स होते हैं, कौन सा कॉन्फ्रेंस कब हुआ, सीओपी इतने सारे हुए हैं, कहाँ हुए हैं। तो फैक्ट्स याद रखने के लिए मैं छोटे छोटे चार्ट्स बनाती थी। अगर आप लोग कभी मेरे स्टडी रूम को देखेंगे तो लिटरली पूरी वॉल में छोटे छोटे वो स्टिकी नोट्स जो होते हैं। आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री के आप जरूर नोट्स बना लें। रीजन इसमें ये है कि इसमें मारना है आपको रट्टा, कुछ समझने के लिए खैर उसमें कुछ है नहीं, तो रट्टा मारने के लिए आपके पास कॉम्पैक्ट नोट्स होने चाहिए, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अगर मैं थर्ड फेज में पहला रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं नोट्स बनाता था जिसको मैं सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में रेफर करता था। तो शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाता था। इवन तो सेकंड रीडिंग में मैं वापस से वो चीज़ें पढ़ता था और शॉर्ट नोट्स भी पढ़ता था। फिर थर्ड रिवीजन में बस और बस शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। तो ये प्रीलिम्स का एक रिवीजन स्ट्रैटेजी था। देखो, जब भी एग्जाम नियर बाई आता है या फिर जब भी रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग जानते हैं, अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, बुक है 700 से ज़्यादा पेजेस की। स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे तो 1000 से ज़्यादा पेजेस हैं। उसी प्रकार से आप एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो ये भी 500 से ज़्यादा पेजेस की जो बुक है वो आपको देखने को मिलती है। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपको मल्टीपल रिवीजन लगाने हों या फिर मान लीजिए एग्जाम का 15 दिन बचा हुआ है, उसके बाद 1 हफ्ता बचा हुआ है, उसके बाद 2 दिन बचे हुए हैं, आप किस तरह से इतने पेजेस की जो कंटेंट है इस कंटेंट को आप रिवाइज करेंगे? दरअसल ये टॉपर्स जो अभी कह रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हों। कुछ सेंस होता है, कुछ लॉजिक होता है इन सारी चीज़ों के पीछे कि इतना ज़्यादा वास्ट जो सिलेबस है इसको हमें कितने स्मार्ट तरीके से मल्टीपल रिवीजन्स में इसको कन्वर्ट करना है। अगर आप जो टॉपर्स जिस स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, अगर आप उसको नहीं अपनाते तो आपकी एग्जैक्टली ऐसी ही कंडीशन होती है जो यहाँ पर इनकी कंडीशन देखने को मिल रही है। यानी कि अगर मान लीजिए इतने सारी बड़ी बड़ी पेजेस हैं, इतना ज़्यादा बल्कि पूरी की सारी बुक्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, किस तरह से आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे? बस जब थोड़ा सा टाइम आपके पास होता है, या फिर जब भी मान लीजिए रिवीजन की बात आई, रिसेंटली मान लीजिए कोई एग्जाम है, एग्जाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, इतने सारे वास्ट सिलेबस को आप कैसे तैयार करते हैं? दरअसल कोई टॉपर कहे, कोई एडुकेटर कहे, ये सारी चीज़ हमारी जब तक समझ में नहीं आती, जब तक कि 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट हमारे वेस्ट नहीं हो जाते। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें आना वहीं पड़ता है। वजह सिर्फ ये है कि हमारी चीज़ें समझ में स्टार्टिंग में नहीं आती हैं। अगर शुरुआत में हमें कोई इन चीज़ों की अच्छी डायरेक्शन दे दे तो हाँ, जो सारे टॉपर्स जिस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, हम लोग भी उसी रास्ते पर चल के अपनी जो सफलता है उसके जो बहुत करीब हम जा सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स को आपने देखा होगा, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपने देखी होंगी, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बताते हैं कि भाई शॉर्ट नोट्स हैं जो हमारे सिनॉप्सिस हैं, ये हमारी प्रिपरेशन में कितना माइलस्टोन का काम करते हैं, कितनी हेल्प करते हैं हमारी। लेकिन ज़्यादातर लोग आपको ये तो बता देते हैं कि हाँ सिनॉप्सिस बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, लेकिन आपको बता तो देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज़ को बहुत कम लोग बताते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा बता के, कुछ चीज़ों को आपको ट्रांसफ़र करके आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो पाए तो ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छी बात होगी। दरअसल मैंने जैसे आपको कई बार बताया कि जैसे मैं इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ाता हूं, तो मेरा ये सीन होता है कि जैसे एक लक्ष्मीकांत की पूरी 700 से ज़्यादा पेज की बुक है, मैं इसको 1 दिन में रिवाइज कर सकता हूं। हाँ, इस चीज़ के लिए जो भी मैं भी आपको बताने वाला हूं, इसके लिए कुछ आप जो कुछ डिस्क्लेमर है या फिर कुछ कंडीशंस आप बोल सकते हैं, इनको समझ लीजिए। कंडीशन क्या है मेरे दोस्त? कंडीशन ये है कि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं या फिर सिनॉप्सिस हैं, इनका सही यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब ऑलरेडी आपके उस बुक के या फिर उस सब्जेक्ट के मल्टीपल 1-2 रिवीजन आपके, यानी कि उसको जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हों, सारी चीज़ों को 1-2 बार आपने रिवाइज कर लिया। अब आप चाहें कि मैं डायरेक्टली ही, यानी कि अगर आप इसको बाईपास करना चाहें कि मान लीजिए आपको बुक पढ़नी है, आप अगर बाईपास करना चाहें कि भाई मैं इतनी बल्कि बुक है इसको नहीं पढ़ता, मैं तो सिर्फ 10, 12, 15 पेज के जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उनको पढ़ लेता हूं, काम हो जाएगा, इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना। सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स कहते हैं ना कि जब किस्मत भी आपका तब साथ देती है जब आप हार्ड वर्क करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, सिनॉप्सिस हैं, ये आपका तभी साथ देंगे जब आप ऑलरेडी इन बुक को 1-2 बार पढ़ चुके होंगे। ये शॉर्ट नोट्स उस टाइम पर काम आते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको मेंस के लिए भी दिखाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको प्रीलिम्स के लिए भी दिखाऊंगा। जैसे प्रीलिम्स से जस्ट पहले हम अगर बात करें तो जब आपको रिवीजन करना हो, या फिर मेंस के जो गैप हैं, एग्जाम में जब गैप होता है दोनों मीटिंग्स, तो वो गैप बहुत कम होता है। तो ऐसे टाइम पर ये जो शॉर्ट नोट्स हैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको प्रूव करूंगा कि किस तरह से आपके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। मैं आपको ज्योग्राफी का नहीं, मैं आपको एनवायरमेंट का, मैं आपको पॉलिटी का, मैं आपको साइंस का, मैं कुछ आपको हिस्ट्री के कुछ ऐसे सैंपल्स दिखाऊंगा जिनकी सहायता से आप ये चीज़ सीख पाएंगे कि मुझे किस तरह से सिनॉप्सिस बनाना है। और ध्यान रखना, हर एक जो सिनॉप्सिस हैं, हर एक जो शॉर्ट नोट्स हैं, हर इंसान के अलग होते हैं। इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर बनाता है कि मुझे उसमें कितना कंटेंट लिखना है, कितने छोटे रखने हैं, कितने बड़े रखने हैं, इसलिए वो सब्जेक्टिव मामला है, सभी के लिए चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी आप सबके लिए लेके आए एक शानदार ऑफर। दरअसल अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को परचेस करते हैं तो आपको डबल ड्यूरेशन का वैलिडिटी का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। जैसे
मान लीजिए आप प्लस कोर्स 9 मंथ के लिए अवेल करते हैं तो आपको 9 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडेशन मिलेगा, यानी कि 9 महीने की फीस में आपको 18 महीने का वैलिडेशन मिलेगा प्लस कोर्सेज की ड्यूरेशन का। इसी तरह से 12 महीने पे 12 महीने का एक्स्ट्रा, यानी कि 24 महीने, इसी तरह से 18 महीने पे 18 महीने का एक्स्ट्रा 36 महीने हो जाएंगे ना। अगर इनके हम फीचर के बारे में बात करें तो आपको 70 प्लस सिलेक्शंस देखने को मिलेंगे 2023 में हमारे प्लस कोर्सेज से। कंप्लीट जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको मेंस की टेस्ट सीरीज एवैल्यूएशन के साथ में डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस और 1-to-1 मेंटरशिप। ध्यान रखना ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए सीमित है, इसलिए जो मौका है इसका जरूर से जरूर लाभ उठाएं। और अगर आप कोई भी अनअकैडमी का प्लस कोर्स परचेज करते हैं तो शुभ50, दिस इज माई कोड, शुभ50 ये कोड आपको यूज करना होगा, इससे आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसको आप पा सकते हैं। जो लोग 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक शानदार डेडिकेटेड हमारा प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम है। इसमें उनके लिए हम लेके आए हैं लाइव क्लास, डाउट्स, थ्योरी, करंट अफेयर, नोट्स, मॉक टेस्ट, जीएस और सी सेट, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं जस्ट इन 14,999। इसकी जो सभी कोर्सेज की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगेन शुभ50 ये कोड आपको जो है ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें बैचेस के बारे में तो हमारा बैच है आगाज बैच 2027 इंग्लिश का बैच है जो कि जनवरी 31 से शुरू होने वाला है। आरंभ 2026 इंग्लिश का बैच है जो कि 30 जनवरी से शुरू होगा। इग्नाइट इंग्लिश का बैच है। शिखर 2026 के लिए हमारा जनवरी 18 से जो हमारे बैचेस हैं ये हमारे बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इन ऑफर का लाभ जरूर उठाएं और अभी वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक पे ओपन करके जो है कोर्सेज को आप देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। बाकी दिया गया जो नंबर है 858585 इस नंबर पर बात करके आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। काम की बात करते हैं सीधे तौर पर। मैं आप सब लोगों के लिए कुछ सैंपल लेके आया हूं। यहां पर मैं आपको कुछ सैंपल दिखाने वाला हूं कि आपको ये नोट्स बनाने कैसे हैं, आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। जैसे सबसे पहले मेरे दोस्त मैंने यहां पर लगाया है जो पहला हमारा जो सीखने का तरीका रहेगा, पॉलिटी का मैंने सबसे पहले यहां पर टॉपिक उठाया है प्रेम्बल। आप ये समझने की कोशिश कीजिए जो पूरा प्रेम्बल है, इस पूरे प्रेम्बल को मैंने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द A4 साइज पेपर, इस पूरे पेज में मैंने पूरे एक चैप्टर को कंपाइल कर दिया है। अगेन यहां पर आप राइटिंग पे ना जाएं बिकॉज आपने बहुत सारे टॉपर्स को, इवन आपने अक्षर जैन टॉपर को सुना होगा, उन्होंने ये कहते हुए कि मेरे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं बस मेरे ही समझ में आते हैं, बाकी किसी और के में नहीं आते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीजें सब्जेक्टिव हो सकती हैं, आप कुछ और बनाएं, दूसरा व्यक्ति कुछ और बनाए, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। राइटिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, बस ये समझने पे, उस स्किल पे जाना कि आपको क्या समझना है। कि आपको जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आया हूं कि पूरा प्रेम्बल है, इस पूरे प्रेम्बल को आपको इस आधे पेज के अंदर समाहित कर देना है। यानी कि अब एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि प्रेम्बल में इस पूरे पेज में आपको देखने को ना मिले। ठीक है, अब यानी कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं पूरे प्रेम्बल के एक एक शब्द को यहां पर लेके आऊं क्योंकि आपको उनका सीरीज भी याद करना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। यहां पर चीजें हमें कंप्रेस करनी होती हैं और हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे जो हमें फैक्ट हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें जो रिवाइज करने होते हैं बार बार, उनको हम यहां पर लेके आते हैं। जैसे अब देखिए यहां पर हमने प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे तो यहां पर ऐसा नहीं कि मैंने लाइन टू लाइन लिखा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का पूरा सारांश है, पूरी समरी है, मूल भावना है, पूरा दर्शन है, ये सब नहीं। आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ऐसे ही अपनानी है। आपको जस्ट चीजें दिखानी है कि जैसे ही आपने एक शब्द कीवर्ड पकड़ा और आपके दिमाग में, फिर कह रहा हूं, शर्तें वही है कि आपने पहले से ऑलरेडी सारी चीजों को कवर करके रखा हो। यानी कि आप थोड़ा सा यहां पर देखेंगे, अगर आपने इसे पहले से पढ़ लिया हो तो यहां पर सबसे पहले दिया गया यूएसए से लिया गया है, आप तुरंत पकड़ लेंगे हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसको यूएसए से लिया है। संविधान का परिचय और भूमिका है, अगर आपने पहले क्लासेस ले रखी हैं, आपने पहले पढ़ रखा है, तो आप तुरंत इस चीज को पकड़ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले यानी कि यूएस के संविधान में शामिल हुआ, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर बेस्ड था। 42 में से 1976 में 3 शब्द ऐड करे गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये ऐड करे गए। शब्दों का क्रम भी, यानी कि देखिए जो प्रेम्बल में जो पूछा जा सकता है आपको, मैंने शब्दों का क्रम भी यहाँ पर आपके लिए लगाया है कि ये क्रम है, इस क्रम में भी आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय है, इसके तत्व रूसी क्रांति से लिए गए हैं और स्वतंत्रता बंधुत्व का फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से स्टेटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो मैंने सभी के जो स्टेटमेंट हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पर डाल दिए हैं। इससे रिलेटेड जो हमारे केसेस आते हैं, बेरोबारी जो केसेस है, मैंने बताया था आपको प्रेम्बल की क्लास में कि 1960s में बेरोबारी केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। तो बस सिंपल सा छोटा सा मैंने डाला है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बस सिंपल सा। अब अगर मैंने बेरोबारी केस को पढ़ा है, यानी कि पहले मैंने कहीं बुक से पढ़ा है, फिर मैंने कहीं क्लास ली है, तो इतनी सी लाइन से मैं रिकॉल कर जाऊंगा कि बेरोबारी केस में मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रेम्बल है वो प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा नहीं, इसलिए उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर जब हम केशवानंदी केस पे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे संविधान का भाग है, ये बोल दिया था, यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे।
तो यहां पर मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि ये पूरा चैप्टर अगर मैंने इस आधे पेज में कंपाइल किया है तो उसका मतलब ये है मैंने सिर्फ इसमें कीवर्ड्स डाले हैं, ना कि उस पूरे पैरा वाली लैंग्वेज को। और मैं जैसे एक कीवर्ड को पढ़ूंगा मेरे दिमाग में पूरी रील चलने लग जाएगी, मेरे दिमाग में पूरे बैकग्राउंड में सारा इसके पीछे का जो कंटेंट है वो कंटेंट पूरा चलने लग जाएगा। तो ये एक टॉपिक दिखाया मैंने आपको जो आपका पॉलिटी है उसका, कि आपको किस तरह से जो शॉर्ट नोट्स हैं उन सिनॉप्सिस को आपको बनाना है। अब इस तरह से मैं यहाँ पर तो दूसरा सैंपल है वो आपके लिए लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से। जैसे मान लीजिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको, जब हम बात करते हैं समाज सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, तो आपको उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि 1000 जो पेजेस हैं उनसे ज्यादा की बुक है, आप उसको तो बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। तो आपको देखेंगे जैसे रामकृष्ण मिशन रहा, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद द्वारा, नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था, ठीक है, मानव मूल्यों की शिक्षा दी थी। आर के जो मिशन है, उपनिषद, गीता, दर्शन, बुद्ध, यीशु, इनके जो आधार पर ये सारी चीजें थी, ठीक है। धर्म आत्मज्ञान में है, इन्होंने ये बोला था, प्राचीन सभ्यता पर गर्व इनके द्वारा किया गया था, ये सारी चीजें बोली गई थी। यहाँ पर चिंतन, संन्यास, भक्ति के परंपरागत तरीके से मुक्ति का प्रयास करा गया। अगेन मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूं आपको विद प्रूफ, मैं वो मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, जिससे कि आप सारी चीजों को रिकॉल करने लग जाओ जब आप इसको पढ़ो, जो आपने सारी चीजें डिटेल में पढ़ रखी हैं। इसी तरह से मैंने थियोसोफिकल सोसाइटी का आपके लिए यहाँ पर एक सैंपल डाला कि आपको इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो कैसे बनाना है, बजाय पूरा पेज पढ़ने की। 1875 स्थापना न्यूयॉर्क में होती है, इनके द्वारा ये स्थापना करी गई, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया कि मद्रास में कहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनाया गया, एनी बेसेंट इंग्लैंड में सदस्य बनी, ठीक है। क्या क्या इनके मानना, इनकी मान्यताएं क्या क्या थी, किन किन चीजों में बिलीव करते थे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज में इनकी क्या भूमिका रही, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी, किस तरह से क्या, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ कीवर्ड में हमने इन सारी इंफॉर्मेशन को इसमें यहाँ पर डाल दिया और हमारा काम हो गया। जब भी हम इनको पढ़ेंगे हमारे बैकग्राउंड में सारी जो नॉलेज है वो रिकॉल होने लग जाएगी इनकी सहायता से। अब देखिए यहाँ पर जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कुछ टॉपिक हमारे पास हमारी इस जर्नी में ऐसे होते हैं जिनका हम कंपैरिजन करके पढ़ रहे होते हैं। तो जब हम यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं, जमींदारी, रैयतवाड़ी हमारा, और उसके बाद हमारा महलवाड़ी, तीनों व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आप ऐसे करके एक टेबल बना सकते हैं कंपैरिजन के लेवल पर। जैसे देखेंगे यहाँ पे जमींदारी और स्थायी जो व्यवस्था है इसके बारे में यहाँ पर बात करें तो ये कौन से ईयर में करी गई थी, कौन सा गवर्नर जनरल था उस टाइम पर, क्या इसके प्रावधान थे, ये कर लिए गए। 10-11 गवर्नमेंट को, 1-11 जो पार्ट है वो जमींदार को, ठीक है। मैक्सिमम लगान वसूली, सूर्यास्त का नियम क्या था यहाँ पर ये डाल दिया, इसके प्रभाव क्या हुए, कितने पार्ट में थी ये डाल दिया, ठीक है, कौन से भूभाग पर और कौन से एरिया में ये लागू थी। सारी चीजें छोटी सी जगह में आ गई। अब इसी का कंपैरिजन करके हमने रैयतवाड़ी को देख लिया, देखेंगे कि रैयतवाड़ी में क्या क्या सारी चीजें देखने को मिलेंगी। किसान भूस्वामी होगा, जन्मदाता कौन था, टॉमस मुनरो, यहाँ पर कॉर्नवालिस लिखा था, यहाँ पर टॉमस मुनरो लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर यानी कि सारे फीचर थे, यहाँ पर लिख दिया 51% भाग में थी और 1/3 जो दर हुआ करती थी। यहाँ पर लिख दिया कि गांव होता था, महल का मतलब 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ये रहा, इन जगहों पर ये लागू हुई थी, 30% भूभाग पर ये लागू हो गई थी। मेरे कहने का मतलब ये, जहां भी पॉसिबल हो आप ग्राफ बनाइए, जहां भी एक, कई बार आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक चीज यहां पर लिखी, कुछ भी टॉपिक आपने यहां पर ये लिखा, इस तरह से माइंड मैप भी आप बना सकते हैं कि आपने ऐसे 4-5 पॉइंटर्स निकाल लिए और उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजों में आपने करके, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपका समय बचाए, जो एफिशिएंसी ज्यादा आपको निकाल के दे, आपको उस चीज को फॉलो करना है। बजाय कि आप पूरे पैराग्राफ को भर भर के जो पेजेस हैं उनको लाइन टू लाइन, आप हर बार चीजों को रिवाइज इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर मैं आपको ना मेंस के लिए बड़ा अच्छा ये चीज होती है, मैंने जो कुछ मेंस के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो कुछ नोट्स थे वो मैंने बनाए यहाँ पर। तो साइंस टेक्नोलॉजी हम जानते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, जीएम क्रॉप्स होती हैं, इनके नोट्स मैंने बनाए हैं। डेफिनेटली मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए चीजें जरूरी हैं, बट यहाँ पर आपको देखेंगे कि एक इतना बड़ा जीएम क्रॉप, हमारा इतना बड़ा टॉपिक है, इस बड़े टॉपिक को मैंने कंपाइल किया है सिर्फ कुछ ही यहाँ पर पेजेस में। देखिए जीएम क्रॉप मैंने यहाँ पर बताया, मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हल्का सा कि अन्य प्रजाति का जीन इसमें ऐड किया जाता है, इसके लाभ क्या है। अब आप एक देखो, एक शब्द में मैंने बहुत सारी चीजों को समाहित करने की कोशिश करी है। जैसे उत्पादकता बढ़ती है, यानी सीधी सी बात है उत्पादकता बढ़ेगी, जीएम क्रॉप्स हम इसीलिए बनाते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे इंडोनेशिया और मैक्सिको में जीएम गन्ने जो चीनी का उत्पादन है इनमें ज्यादा होता है, पोषण इससे वृद्धि होती है जीएम क्रॉप से। एग्जाम्पल आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया, गोल्डन राइस, सुपर बनाना, इनमें प्रोटीन ज्यादा होती है। कीट प्रतिरोधी होते हैं, बीटी कॉटन का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। नए उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, औषधि गुण विकास कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिए। क्या जरूरी है मैं इन सारी चीजों को यहाँ पर है, ता, तीते, ये सारी लैंग्वेज देके लिखता? मेरे सामने पॉइंटर्स हैं, बस मुझे ये पॉइंट याद आ जाए एग्जाम में कि पोषण बढ़ेगा, मैं आगे लिख दूंगा गोल्डन राइस और सुपर बनाना के बारे में। मुझे ये याद आ जाना चाहिए कि खरपतवार नाशक क्षमता इसमें होती है, DMH11 का एग्जाम्पल मुझे याद होना चाहिए, लैंग्वेज बना के मैं लिख दूंगा। बीटी बैंगन के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है किस तरह से। मटर में मैंने अंडे का जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो कैसे हम ऐड कर रहे हैं इसकी सहायता से। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ हम कीवर्ड्स पर खेल रहे हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। मैं आपको हर सब्जेक्ट का एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आपको हेल्प हो सके। जीएम क्रॉप्स का विरोध क्यों हो रहा है?
मेंस में ये काम आएगा। आपको पैरा के पैरा भर भर के नहीं पढ़ने हैं। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि हम देखेंगे एमएनसीज पर, जब मोनसेंटो जैसे कंपनी की बात हम करते तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, किसानों की निर्भरता बढ़ जाती है इन पे। छोटे सीमांत किसानों के लिए ज़्यादा ये फायदेमंद चीज़ें नहीं होती, ठीक है। लंबे समय के बाद उत्पादन कम हो जाता है, जीन पलायन यानी कि आनुवंशिक प्रदूषण होता है, सुपरवीड का विकास हो सकता है। आप समझ में देख रहे हैं, सिर्फ मैंने ये लिखा है यहाँ पर सुपरवीड का विकास हो सकता है। इसके क्या खतरे हो सकते हैं, क्या और चिंताएं हो सकती हैं, उनको आप लैंग्वेज देके लिख सकते हैं अगर आप इसने पूरे टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हमने यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाने की कोशिश करी, सारे सब्जेक्ट्स में सिर्फ हम कीवर्ड्स पर, सिर्फ हम शॉर्ट में एकदम बिल्कुल छोटी चीजों को यहाँ पर पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने एक एनवायरमेंट का टॉपिक आपके लिए यहाँ पर उठाया दिखाने के लिए, जैसे O3, ये ओजोन के बारे में हमें सारी चीजें लिखनी थी, ओजोन से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो लिखने हैं, हमें प्रोटोकॉल लिखनी है, हमें कन्वेंशन लिखने हैं, सारी चीजें मैंने सिर्फ थोड़े से पेज में, ये छोटी सी एक डायरी है और उस डायरी की लगभग आधे पेज में मैंने सारी चीजों को शामिल कर दिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे O3 परत है, वो हमारी अल्ट्रावायलेट जो UVB होती है इनसे बचाव करती है। डॉप्सन का यहाँ पर आपने देखिएगा कि किस तरह से मापते हैं इसका, एक डॉप्सन में कितना होता है, एक फैक्ट पूछा जा सकता है। औसत सांद्रण कितना होना चाहिए, अगर 220 से कम हुआ तो O3 यानी कि ओजोन का होल हो सकता है। क्षोभमंडल में निर्माण तो फिर ऊपर करके कैसे निर्माण होगा। अब ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड जो कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन की भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। जैसे देखिए 1985 में आया, 88 में कार्यान्वयन होता है, 2009 में यूनिवर्सल रेटिफिकेशन वाला पहला कन्वेंशन बना, 1991 में भारत ने साइन कर लिया। इससे ज्यादा आपको जानने की क्या जरूरत है, इतनी चीज आपने जान ली, काफी है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। लिख दो और छांट लो अपना आराम से एग्जाम में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यहाँ पर सब कुछ बना के लिख दिया सिर्फ कीवर्ड्स में, जो सिर्फ आपको चीजें याद करनी है। 16 सितंबर को हम क्यों मना रहे होते हैं, क्योंकि 1987 में हमने इसको अडॉप्ट किया था। तो ये आप समझने की कोशिश करो। इसी प्रकार से किगाली समझौता में क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर शामिल कर दी हैं। तो जो अगेन वही मैंने ये सारी इमेजेस आपके लिए इसलिए डाले सो दैट आपको एक आइडिया हो, आपको जब एक टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ें, उस टॉपिक को आपने कंप्रेस करके छोटे से पेजेस में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर ये आर्ट आपकी आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी भीड़ से आगे निकल जाते हैं कंपटीशन में। ये आपको आर्ट सीखनी होगी कि आप बहुत बड़े एक पेज को, यानी A4 साइज का एक अगर पेज है, आप उसको अगर 4 से 5 लाइन में अगर आप उसे कंप्रेस करने में कैपेबल हैं, तो ध्यान रखना आप एक बहुत बड़े जो कंपटीशन है, बहुत बड़ी जो क्राउड है, उससे आप आगे निकल चुके हैं। ये आर्ट, ये स्किल आपको तभी आप इसे डेवलप कर पाएंगे जब आप पहले डिटेल में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो उन सारी चीजों के लिए जो डिस्क्लेमर है उस कंडीशन को ध्यान में रखना। इसी तरह से मैं आपको चाहता हूं कि आपकी जो अंडरस्टैंड है, वो आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो एक लेवल पे आए, एक स्टैंडर्ड आपकी जो प्रिपरेशन है ये हो। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आप लोग जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में एक बड़ा गैप क्रिएट करता है ये द हिंदू न्यूज़पेपर। इसी गैप को फिल करने के लिए हम सुबह 9 बजे इसी चैनल पे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, वो भी हिंदी में, आसान भाषा में, और एकदम एग्जाम के लेवल की और करंट को स्टैटिक से लिंक करके हम यहाँ पर इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। आप एक बार जरूर शामिल हों सुबह 9 बजे के इस डिस्कशन में। डेफिनेटली अगर आप एक वीक हमें फॉलो करते हैं, अगर आप एक वीक भी इस सेशन को देखते हैं, तो मेरा वादा है कि आप डेफिनेटली अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है प्रिपरेशन में, वो आप फील कर पाएंगे। सो शाम को 4 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास होती है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी इनिशिएटिव। और सुबह जो 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, इसका तो आपके पास कोई और विकल्प है भी नहीं, कहीं से भी करें कैसे भी करें, बट द हिंदू न्यूज़पेपर हमें करना होता है। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा इंसाइट आपके लिए कि थोड़ी सी आपकी हेल्प हो सके, आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको ये शॉर्ट नोट्स या फिर सिनॉप्सिस जो टॉपर्स बनाते हैं, आप इनको कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका कोई आइडिया है, आपको नोट्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।